नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। ये एक नई बुक लेके आया हूँ मैं। 67वीं बीपीएससी जो आएगा उसके लिए सेट लगाएंगे आज से हम लोग। और बहुत लोग बोल रहे थे कि एडिटोरिया का बहुत सारे लोगों ने लगाया हुआ एक्चुअली में, है ना। और उसमें करंट अफेयर वगैरह भी बहुत पुराने थे, तो इसलिए इसको लेके आया हूँ। इसको करेंगे हम लोग। इसमें करीब में 11-12 करीब में है टेस्ट, उसको करेंगे। और एक चीज़ मैं आप लोगों से क्या बोल रहा हूँ कि आप ही लोगों के लिए लाया। आप लोगों को क्या करना है, बस एक ही प्रॉमिस करना है, 150 के 150 क्वेश्चंस करना। 140 मैं कराऊंगा, 140 ही करना। और उसमें से आपको अपने मार्क्स बताने हैं कितने आ रहे हैं। और रिवीजन ज़रूर करना है ना। 2 टेस्ट ही करो, लेकिन रिवीजन 2 बार करके जाओ मिनिमम, ओके। और इसके आंसर्स मैंने चेक नहीं किए हैं। अगर आपको कहीं पर कोई आंसर का डाउट लगता है तो मुझे बताना, ताकि मुझे भी तो पता चले। नया बुक मेरे लिए भी तो नया ही है ना, ओके। तो मुझे भी तो पता चले कि किस तरह की बुक है, क्या है, किस तरह के आंसर हैं, सही हैं, गलत हैं, जो भी हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मौर्य प्रशासन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कर लेते हैं। अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है। मौर्य काल में प्रांतों को चक्र कहा जाता था। अगला है मौर्य प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बुक में दिया हुआ है ई, कि मौर्य काल में शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है, जिसे महामात्र भी कहा जाता था। यानी कि पहला स्टेटमेंट सही हो गया। इसकी कुल संख्या 18 थी। अशोक के समय प्रांतों की संख्या 5 थी। प्रांतों को चक्र कहा जाता था, ये भी सही हो गया। और प्रांतों को विषय में विभाजित किया जाता था। और प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या होती थी? ग्राम होती थी, जिसका अधिकारी क्या कहलाता था? इसका अधिकारी को हम लोग ग्रामिक कहते थे। क्या कहते थे? ग्रामिक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों ने कश्मीर पर शासन नहीं किया, ये पूछ रहा है। कारकोट, वर्मन, उत्पल, लोहार। तो दूसरे का क्या आंसर हो जाएगा? वर्मन वंश जो था, इसने कश्मीर पर कभी भी शासन नहीं किया था। चोल काल के संदर्भ में निम्नलिखित में असत्य कथन की पहचान करना है। चोल काल में भूमिकर उपज का 1/3 भाग लिया जाता था। असत्य कथन बताना है आपको। और अगला क्या है कि इस काल में ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्त भूमि को चतुर्वेदी मंगलम कहा जाता था। अगला है कि चोल सेना का सबसे संगठित अंग पदाती सेना था, पदाती। और इस काल में कलंजू सोने का सिक्का था। और आंसर इसका तीसरे का अंतिम ऑप्शन है ई। इसका आंसर क्या दिया हुआ है इसमें कि सारे ही कथन सत्य हैं, इसमें एक भी असत्य नहीं है। और इसका आंसर इसलिए ई हो जाएगा, ओके। इन स्टेटमेंट को एक बार और पढ़ लेना। और चोलों की सबसे बड़ी पहचान जो थी ना, पदाती सेना नहीं थी। कौन सी थी? नौसेना। चोलों की नौसेना जो थी वो इतनी विशाल थी कि पूरे बंगाल के खाड़ी को इन्होंने अपना झील बना लिया था। समझ सकते हो अंदाज़ा। एक मूवी बन रही है इस चोलों पर, PS1 बन रही है। भारत की आज तक की इससे बजट वाली मूवी कोई भी नहीं बनी है। इसका ट्रेलर वगैरह जाके देखना यूट्यूब पर, PS1 ऐश्वर्या राय वाली। अगला है बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान शाखा के बीच मुख्य मौलिक अंतर क्या है? तो चौथे का क्या आंसर हो जाएगा? डी, बुद्ध की पूजा, है ना। जो हीनयान थे वो बुद्ध को केवल महापुरुष मानते थे, जबकि जो महायान है वो बुद्ध की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा करते थे। अगला है मगध, वत्स, अवंती और कौशल। इनको मैच करना है आपको। चलो कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा कि मगध का शासक कौन था? तो मगध का तो अजातशत्रु आ जाएगा। उसके बाद क्या है? तो वत्स का शासक कौन था? तो उदयीन। अवंती का शासक कौन था? तो अवंती का चंद्रप्रद्योत, अवंती का चंद्रप्रद्योत है ना। अवंती का चंद्रप्रद्योत हो गया। मगध का अजातशत्रु हो गया। वत्स का उदयीन हो गया। अवंती का चंद्रप्रद्योत हो गया। और कौशल का कौन था? तो कौशल का प्रसेनजीत था, ओके। ये हो गया असली मैच इसका, ओके। इसको मैच जरूर कर लें। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। 1 का 3 हो जाएगा, सी नहीं। इसका आंसर हो जाएगा 1 का 4। इसमें से ना इसका कोई भी आंसर मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि मगध का क्या हो जाएगा? अजातशत्रु, 1 का 4। 1 का 4 इन दोनों में है। वत्स का क्या हो जाएगा? वत्स का हो जाएगा उदयीन, बी का 2 होना चाहिए। बी का 2 भी है इसमें। और अवंती कहाँ का था? तो प्रसेनजीत। अवंती का शासक कौन था? तो चंद्रप्रद्योत था। तो सी का ए होना चाहिए। सी का ए नहीं दिया हुआ है इसमें, है ना। मतलब इसमें नहीं दिया हुआ है। हाँ, दिया तो हुआ है। छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। प्रसेनजीत जो था वो कौशल का शासक था। इसको इस तरह से मैच कर रहे हैं ना। इसमें से कोई सा भी ऑप्शन मेरे हिसाब से मैच नहीं हो पा रहा है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत ही घटिया तरीके से इसमें सी ही मैच करेगा, देखना मैच करके। बहुत ही घटिया, इन्होंने यहाँ पर अलग लिखा है, यहाँ पर अलग लिखा है ना। तो इसका सी ही मैच करेगा। मगध ए का इन्होंने कैसे मैच किया है ना, अवंती चंद्रप्रद्योत, ठीक है भाई। उसके बाद से क्या है,
कि वत्स का उदायन, तो ये सही है। उसके बाद से क्या है, तो 4 का इन्होंने किससे मैच किया है, तो 4 नंबर पर कौन है, कौशल का इन्होंने मैच किया प्रसेनजीत से, तो 4 का सी। उसके बाद से मगध का मैच किया अजातशत्रु से, तो डी का 1 है यहाँ पर। बहुत ही ख़राब तरीके से मैच किया हुआ है, लेकिन आंसर इसका हमें तो पता ही है। आगे बढ़ जाते हैं। छठा है, डॉक्टर कानूनगो ने किस शासक द्वारा निर्मित सरायों को साम्राज्य रूपी शरीर की धमनियाँ कहा था। जो सराय बनाए गए थे ना अलग अलग, उसको क्या बोला था इसने, कानूनगो जी ने, इतिहासकार है, इन्होंने बोला था कि ये साम्राज्य की धमनियाँ थी। आप बताओ सबसे ज़्यादा सराय किसने बनाए थे, तो छठे का क्या आंसर हो जाएगा, शेर शाह सूरी ने बनाए थे, बी आंसर हो जाएगा। अगला है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने शासनकाल में राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर केवल 4 कर वसूलने का आदेश जारी किया था। 7 का क्या आंसर हो जाएगा, सी फिरोज तुगलक ने जारी किया था एक इस चीज़ को। ओके, इसका तो पता ही है शेर शाह, इसका फिरोज शाह तुगलक हो गया। अगला है, बेमेल जोड़ों को पहचानिए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, मुझे पता है मैक्सिमम लोग इसको गलत करेंगे। ये क्या है, ये दर्शन के नाम हैं इनके, और ये अलग अलग उस समय के जो समाज सुधारक है, धर्म सुधारक हैं, वो हैं। ओके, आपको गलत जोड़े का पहचान करना है। 8 का क्या आंसर हो जाएगा, 8 का आंसर दिया हुआ है, देखो इस बुक में इसका आंसर गलत दिया हुआ है 8 नंबर का। इसके ये सारे चारों के चारों ही सही हैं, इसमें से कोई सा भी गलत नहीं होगा। इसमें तो इसने बुक में कुछ और ही आंसर लिख दिया है। ओके, तो इसका चारों ही सही है। और द्वैतवाद शंकराचार्य जी के दर्शन का नाम है, निम्बकाचार्य जी का दर्शन का नाम शुद्धा द्वैतवाद है, रामानुजाचार्य जी के दर्शन का नाम विशिष्टा द्वैतवाद है, और माधवाचार्य जी के दर्शन का नाम द्वैतवाद है। अब ये द्वैतवाद और द्वैतवाद दर्शन है, ये मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, समझने की कोशिश करना। शंकराचार्य जी ने क्या बोला कि ब्रह्मम सत्यम जगत मिथ्या, है ना, मतलब कि पूरा विश्व जो है यही मिथ्या है, मतलब कि माया है ये सब कुछ। सत्य कौन है, तो केवल और केवल ब्रह्म सत्य हैं। और आसान भाषा में समझाता हूँ इनके बातों को तोड़कर, तो समझ जाओगे। एक अगर समझ जाओगे, और द्वैतवाद यानी कि दोनों एक ही हैं, यानी कि ये हो गया इंसान, ये बीच में आ गई माया, और ये हो गया ब्रह्म। इंसान जो है वो ब्रह्म का ही भाग है, लेकिन वो खुद को पहचान नहीं पाता है, वो माया या तृष्णा से घिरा हुआ रहता है, इसीलिए वो कभी भी ब्रह्म को नहीं पहचान पाता है। ब्रह्म को पाने का या मोक्ष पाने का एक ही तरीका होता है कि भक्ति मार्ग, यानी कि कर्मकांड, शिव की पूजा, इन सब को उन्होंने बोला था। मूल रूप से था कर्मवाद का सिद्धांत। ओके, तो इन्होंने क्या बोला था कि ब्रह्म को जो पाने के लिए लोग जाते हैं, तो उस बीच में माया है, जिसके कारण वो कभी खुद को पहचान ही नहीं पाते हैं। मुझे पता है 90% लोगों को नहीं समझ में आया होगा। दर्शन है ये, इतनी आसानी से समझ जाओगे तो आप बीपीएससी के प्री थोड़ी नहीं दे रहे होते। 8 का आंसर क्या हो जाएगा, ई आंसर हो जाएगा। अगला है कि टोडरमल, बदायूनी, फैजी, इब्राहिम सरहिंदी, अबुल फजल। अब इसमें से बताना है आपको कि विद्वान, लेखक और उनको मैच करना है आपको। कि टोडरमल जी जो थे उन्होंने भागवत पुराण का अनुवाद करवाया था, बदायूनी ने रामायण का, फैजी ने गणित की पुस्तक लीलावती का फारसी में अनुवाद किया था, फैजी का लीलावती से मैच कर दो। उसके बाद इब्राहिम सरहिंद ने अथर्ववेद का अनुवाद करवाया था, इब्राहिम सरहिंदी ने। उसके बाद से अबुल फजल ने पंचतंत्र की रचना फारसी में अनवारे मुहेलो नाम से की थी, अनवारे मुहेलो नाम से अबुल फजल ने पंचतंत्र की रचना की थी। सबके मैच हो गए, इसमें मैच कर लेना खुद से। यहाँ पर मैंने मैच कर दिया हुआ, स्क्रीनशॉट लेके या जैसे भी करके रखना है रख लो। वैसे 9 का आंसर ए दिया हुआ है इसमें। अगला है कि शिवाजी से संबंधित निम्न कथनों से असत्य की करने की पहचान करें। चलो कर लेते हैं। पुरंदर की संधि महाराज जयसिंह और शिवाजी के मध्य हुई थी। शिवाजी के राज्याभिषेक प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट द्वारा करवाया गया था। ये बनारस के विद्वान थे। शिवाजी ने मंत्रिपरिषद को अष्टदिग्गज कहा था, और उसके बाद क्या है, अष्टदिग्गज नहीं कहा था, अष्टप्रधान कहा था। यही तो पकड़ में आ गया ना, अष्टप्रधान कहा था, अष्टप्रधान कहा था। तो 10 का आंसर सी हो जाएगा, सी असत्य था। मोपला विद्रोह किस आंदोलन की एक शाखा है, तो 11 का आंसर हो जाएगा। खिलाफत आंदोलन जब चल रहा था ना, उसी समय मोपला विद्रोह हुआ था। कहाँ पर, तो भारत के मालाबार तट पर। मालाबार तट किसको कहते हैं, कोई पूछेगा नहीं मुझसे। केरल के तट को भारत में मालाबार तट कहा जाता है। केरल और कर्नाटक का कुछ हिस्सा है, उसके तट को कहा जाता है मालाबार तट, वहीं पर। अगला है 1927 से भारत सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंध में सुधार करने के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई थी। बहुत ही आसान क्वेश्चन, किसी का नहीं गलत होना चाहिए। 1927 से बनाई गई थी बटलर कमेटी।
अगला दिया, नीचे कथनों को सावधानीपूर्वक विचार करें और असत्य कथन की पहचान करें। कर लेंगे, ऐसा क्या है, तो इसमें कौन सा असत्य है, तो मैं डायरेक्ट बताता हूँ, आप लोगों को एक एक स्टेटमेंट को वीडियो पॉज करके पढ़ के फिर करना है। ओके, इसमें है कि कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना लॉर्ड क्लाइव के कार्यकाल में की गई, ये गलत है, वॉरेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में की गई थी 1773 के एक्ट द्वारा। 14 नंबर है कि रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा विवादास्पद सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई, सही है। लॉर्ड वेलिंगटन ने 1915 ईस्वी के कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में भाग लिया था, जिसकी अध्यक्षता सर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ने किया था। उसके बाद से क्या है कि कर्जन के समय पहली बार प्रत्येक प्रांत एवं केंद्र स्तर पर एक निदेशक के अधीन एक अलग गुप्तचर विभाग की स्थापना हुई थी कर्जन के समय में, है ना। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं इसका, तो इसलिए 14 का आंसर हो जाएगा, इसका आंसर ई हो जाएगा। बीपीएससी का जो ट्रेंड बदला है ना, उस हिसाब से इस बुक ने सेट बनाया है, बहुत ही बेहतरीन। इजी क्वेश्चंस नहीं है, आपको करने में दिक्कत आएगी यहाँ पर, तो एग्ज़ाम में उतना ही आपको सहूलियत भी होगी। यहाँ पर जितना दिक्कत झेल लोगे एग्जाम में उतना ही सहूलियत होगी। दोस्त, किस संस्था के सदस्यों द्वारा काकोरी ट्रेन डकैती को अंजाम दिया गया था, तो किसके द्वारा दिया गया था, HRA या HSRA, थोड़ा सा कंफ्यूज करूँ, HSRA थी या HRA, बताओ। तो HRA थी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन जो थी एसोसिएशन HSRA, उसका गठन किसने किया था, चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह वगैरह ने दिल्ली में किया था। और HRA वगैरह का तो राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, इन लोगों ने किया था HRA का। 15 का आंसर ए हो जाएगा। 16 है कि भारत प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई, प्रांत की बात कर रहा है, प्रांतों में अलग से की गई है और केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना अलग तरीके से की गई है। 16 का क्या आंसर हो जाएगा, प्रांतों में की गई है 1919 के एक्ट के द्वारा, 1935 के द्वारा केंद्र में। द्वैध शासन क्या होता था कि गवर्नर अलग शासन करेगा और वहाँ का विधानमंडल अलग शासन करेगा। अरुणा असफली ने किस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, किसी का गलत नहीं होना चाहिए, भारत छोड़ो आंदोलन में। ओके, और इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई थी भारत छोड़ो आंदोलन में। ऑपरेशन जीरो आवर के तहत प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार जब कर लिया तो इन्होंने अंग्रेजों के दमन के बाद भूमिगत आंदोलन का नेतृत्व किया था, जयप्रकाश नारायण, अरुणा असफली, राममनोहर लोहिया, ये सब। ओके, अगला है, किस इतिहासकार ने 1857 ईस्वी के विद्रोह को बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध कहा था, किस इतिहासकार ने कहा है, तो 18 का आंसर हो जाएगा सी, TR होम्स ने कहा है। सर्वेट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना किसने किया था, बीपीएससी में कम से कम दर्जन बार पूछ चुका है ये। 19 का आंसर क्या हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले जी, 1905 ईस्वी। अगला है कि सूची को फिर से मैच करना है, बेलूर मठ, शारदा सदन, पूना सार्वजनिक सभा, वेदांत कॉलेज, इन सबको मैच करना है आपको। बेलूर मठ, इसकी स्थापना कौन करेंगे, स्वामी विवेकानंद जी। शारदा सदन, रमाबाई। पूना सार्वजनिक सभा, MG रनाडे, पूना सार्वजनिक सभा। वेदांत कॉलेज, राजा राम मोहन राय। सबके मैंने मैच कर दिए, बेलूर मठ स्वामी विवेकानंद जी, शारदा सदन रमाबाई, पूना सार्वजनिक सभा MG रनाडे, वेदांत कॉलेज राजा राम मोहन राय। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सुभाष चंद्र बोस के बारे में कौन सा कथन सत्य है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोगों को सारे पढ़ के करने हैं, मैं डायरेक्ट आंसर पर जा रहा हूँ। इसका आंसर ई होगा, सारे ही कथन सत्य दिया हुआ है। भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था निम्न से कौन था, तो 22 का क्या आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा लैंड होल्डर सोसाइटी। कब स्थापित की गई थी, तो 1838 ईस्वी में। जमींदार एसोसिएशन जिसको कहा जाता है, अब तो याद आ गया होगा, स्पेक्ट्रम पढ़ते हो कि नहीं आप लोग, उसमें दिया हुआ है सारा। कांग्रेस की स्थापना से पूर्व निम्न से किस संस्था को अखिल भारतीय स्तर का दर्जा प्राप्त था, अब कांग्रेस की स्थापना के पूर्व पूछ रहा है, तो इंडियन एसोसिएशन। सूर्यनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस जी ने 1876 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी और ये ऑल ओवर इंडिया लेवल की संस्था थी एक। अगला है, किस भारतीय ने लिखा कि एओ ह्यूम स्वतंत्रता के पुजारी थे और उनका हृदय भारत की दुर्दशा पर रोता था। 24 का आंसर हो जाएगा, लाला लाजपत राय जी ने ऐसा लिखा था उनके लिए। एओ ह्यूम कौन है, कांग्रेस के संस्थापक हैं। विनोबा भावे द्वारा संचालित भूदान आंदोलन किस स्थान से शुरू हुआ था, तो पोचमपल्ली, आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली, वर्तमान में तेलंगाना में है शायद। अगला है कि शेर खान ने बंगाल के शासक को हराकर हजरत आला की उपाधि धारण की थी, शेर खान ने। 26 का क्या आंसर हो जाएगा, 26 का आंसर दिया है बी, नुसरत शाह को हराया था उसने 1529 ईस्वी में। अगला है, मखदूम सफुद्दीन याह्या मनेरी सूफी संत के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, असत्य है, ये बताना है आपको। और तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा, इसमें दिया हुआ है कि इनका जन्म बिहार के मनेर में हुआ, ये भी सत्य है। इनका संबंध फिरदौसी सिलसिले से था। इनके उपदेशों का संकलन मकतूबे सदी में है। इनकी मृत्यु बिहार शरीफ में हुई है। तो 27 का क्या आंसर हो जाएगा कि सभी कथन सत्य है, इसका आंसर ई दिया हुआ है। औरंगजेब समय बिहार में भयंकर अकाल का उल्लेख किस ब्रिटिश यात्री ने किया हुआ है, तो 28 का आंसर हो जाएगा ए, जॉन मार्शल जो आया था वो औरंगजेब के समय आया था। इसने बोला कि बिहार में बहुत भारी अकाल पड़ा था इस समय, जॉन मार्शल।
अगला है मगध के किस शासक को पुराणों में सर्वछत्रांतक कहा गया है। मगध के शासक था ये और इसको सर्वछत्रांतक कहा गया है पुराणों में। 29 का आंसर क्या हो जाएगा, महापद्म नंद जो है इसको सर्वछत्रांतक कहा गया, एकराट की उपाधि कही गई है। और वही महाबोधि वंश में उसे उग्रसेन भी कहा गया है। हाथी गुफा अभिलेख में महापद्म नंद द्वारा कलिंग में एक नहर बनाए जाने का भी जिक्र मिलता है। ओके, तो महापद्म नंद को कहा गया है। कौटिल्य ने राज्य के सप्तांश सिद्धांत में किसे राजा की आंख को कहा है, राज्य की आंख कहा है। 7 सिद्धांत आपको लोगों को पता है, बहुत बार मैंने बताया। 7 चीज़ें होती, पहले होता है राजा, उसके बाद से क्या होता है अमात्य, फिर होता है दुर्ग, फिर होता है कोष, फिर होता है दंड, फिर होता है उसके बाद आता है आपका मित्र, है ना। तो ये 7 चीज़ें होती हैं, मिलकर बनती हैं जिनसे पूरा का पूरा शासन व्यवस्था। तो उसने आँख किसको कहा है, तो 30 का क्या आंसर हो जाएगा, अमात्य को उसने आँख कहा है। ओके, अमात्य को कहा है। और राजा को शीर्ष पर रखा गया है, अमात्य मंत्री को आँख कहा गया है, जनपद को पैर कहा गया है, दुर्ग को भुजा कहा गया है, कोष को मुख कहा गया है, सेना या दंड को मस्तिष्क कहा गया है। ओके, और यही 7 चीज़ मिलकर कोई भी राज्य बनता है। राज्य यानी कि स्टेट, जैसे भारत एक स्टेट है। ओके, वर्ष 1942 में जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर नेपाल की सरकार ने किस जेल में रखा था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेपाल में जो जिस जेल में रखा गया तो उसका नाम पूछा है, तो हनुमान नगर जेल में उनको रखा गया था। मई 1930 से पटना में किसकी अध्यक्षता में एक स्वदेशी लीग का गठन किया गया था। स्वदेशी लीग का गठन पूछ रहा है, तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा, सर अली इमाम की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था स्वदेशी लीग का। और सच्चिदानंद सिन्हा, BK दत्त को उपाध्यक्ष, हसन इमाम को मुख्य सचिव और बलदेव सहाय को संयुक्त सचिव बनाया गया था। नोट डाउन करके नोट में रख के या दीवार पर चिपका कर रख लें, इनमें से कोई सा भी नाम आ जाता है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, सच्चिदानंद सिन्हा एवं BK दत्त को उपाध्यक्ष, हसन इमाम को मुख्य सचिव और बलदेव सहाय को संयुक्त सचिव बनाया गया था। PDF में भी आपको ये सारा नाम मिल जाएगा। तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा, C। अगले पर चलते हैं। कुंवर सिंह ने चंपारण एसोसिएशन समिति में कुल कितने सदस्य थे, ये तो हर बार ही पूछता है। तो 6 सदस्य थे, 6 सदस्य थे। इनके सदस्यों महात्मा गांधी, LC आदामी, राजा हरिप्रसाद, नारायण सिंह, DJ रीड एवं G रैनी थे। अगला, कुंवर सिंह ने अपने अंतिम युद्धों निम्न से किस ब्रिटिश अधिकारी को पराजित किया था। 34 का आंसर हो जाएगा, कैप्टन ली ग्रांट को पराजित किया था। जगदीशपुर जब वो लौट के आ रहे थे तो कैप्टन ली ग्रांट को उन्होंने पराजित किया था। और अगला है कि बारदोली विजय संदेश किसकी रचना है। बारदोली विजय संदेश किसकी रचना है, तो 35 का आंसर हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है ये बारदोली विजय संदेश। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन हैं। बिहार में राजकीय पक्षी उत्सव की शुरुआत किस वर्ष की गई। 36 का आंसर क्या हो जाएगा, पिछले साल ही की गई है 2021 में। अभी तो नीतीश सरकार जी गिरने जा रहे हैं, अगला मुख्यमंत्री पता नहीं कौन होगा। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है, ये बताना है आपको। तो 37 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा E। ये सारे ही कथन सही हैं, इसको नोट डाउन करके पढ़ के रख लेना। इस तरह की योजनाएं बहुत पूछता है। भारत में नोटबंदी की घोषणा कब हुई थी, तो ये क्वेश्चन किसी का भी गलत नहीं होगा, 8 नवंबर 2016 को हुई थी। ये कैसे भूल सकते हैं। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को शुरू करने का श्रेय किसको जाता है, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। 39 का क्या आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा सुभाष पालेकर को, ये आंसर हो जाएगा। बिहार के किसी विभाग द्वारा कृषि क्षेत्र के विकास के लिए किस मोबाइल ऐप की शुरुआत की गई है। 40 का आंसर हो जाएगा, विहान मोबाइल ऐप की शुरुआत की गई है। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। और जो आप देखते हो ये अलग अलग सहकारी समिति, मदर डेयरी या अमूल वगैरह सब, इन सब का, तो इन्हीं को कहा जाता है, श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। जिस सामान्य ब्याज दर पर रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार दिया जाता है, देखो कौन दे रहा है, RBI दे रहा है। किसको दे रहा है, तो वाणिज्यिक बैंक जो होते हैं उनको दे रहा है उधार। इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है रेपो दर, रेपो रेट कहा जाता है। और जब बैंक क्या करेंगे, पैसा देंगे RBI को वापस। मान लो RBI ने बोला कि चलो तुम लोग बॉन्ड ले लो, मुझे सारे कैश देते जाओ, तो ये क्या कहलाएगा, ये रिवर्स रेपो कहलाएगा। जब बैंक देंगे RBI को तो रिवर्स रेपो, और जब बैंक RBI को देगा बैंकों को तो रेपो दर कहलाता है। अगला है, बिहार आर्थिक समीक्षा 21-22 के अनुसार निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है, तो 43 का क्या आंसर हो जाएगा, तृतीय क्षेत्र में वृद्धि 7.5%, ये गलत, ये इसमें गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। ओके, तृतीय क्षेत्र में कितनी % की वृद्धि हुई है आप सबको बताना है, क्योंकि मैं इसको करवा चुका हूँ अपने MCQ में भी, और जब इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा था उसमें भी करवा चुका हूँ, इसलिए आपको मुझे ये बताना है। बिहार बजट 22-23 में शिक्षा पर व्यय के हेतु कितनी राशि को प्रावधान किया गया है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। 39,191 करोड़, दशमलव के बाद भी याद रखना है, 0.87 करोड़। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा A।
आकस्मिक निधि का प्रावधान संविधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 45 का आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 267 में किया गया है। अगला है जनसंख्या, और क्या है कि 15वें वित्त आयोग का भारांश। देखो वित्त आयोग जो होती है किसी भी राज्य को वित्त देती है, उसमें पूछा है कि किस किस का कितना कितना परसेंटेज भारांश होता है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसमें यकीन मानो। तो ये पूछा है कि कौन सा असत्य है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, जनसंख्या के लिए 15%, तो बिल्कुल सही है। जनसंख्या के लिए कितना दिया हुआ है इसमें, तो 15% ही दिया हुआ है। और 46 का आंसर दिया हुआ है कि बी आई अंतराल के लिए 40%, ये गलत है। ओके, बाकी क्षेत्रफल के लिए 15% दिया है, तो वन और परिस्थिति के लिए भी 10% दिया जाता है। तो 46 का क्या आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा बी। और आई अंतराल के लिए एक्चुअली में कितना दिया जाता है, तो 45% दिया जाता है। भारांश यानी कि 100% जब आप किसी भी वित्त आयोग क्या करती है ना, वित्त आयोग का काम मुख्य रूप से क्या होता है, मैं बेसिक से समझाता हूँ। केंद्र और राज्यों के बीच में कर का विभाजन करना। ओके, अब जब वो कर का विभाजन करती है तो मान लो बिहार को 50 रुपया 100 रुपया देगी, केंद्र सरकार के द्वारा प्रोवाइड करवाएगी। उसमें अलग अलग कैटेगरी का भारांश होता है ना। जैसे बिहार की जनसंख्या मान लो 15 करोड़ है, तो उसको 15% जो पैसा मिलेगा ना, वो जनसंख्या के अनुपात में उसको पैसा मिलेगा। और 45% जो मिलेगा ना, वो बिहार की आय कितनी है ना, उस हिसाब से मिलेगा। क्षेत्रफल उसका कितना है, इस हिसाब से उसको उस 100 में से 15% के करीब में पैसा मिलेगा। वन और परिस्थिति को देख के उसको 10% के करीब में पैसा दिया जाएगा, तब जाकर उसका 100 रुपया पूरा होगा। समझ रहे हो ना। तो यही है। तो 46 का आंसर क्या हो जाएगा, आय अंतराल पर 45% वेटेज है, सबसे अधिक आय अंतराल पर ही है। भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर परियोजना निम्न से कौन सी है? 47 का आंसर क्या हो जाएगा, इंदिरा गांधी कैनाल है, जो कहाँ से निकाली गई है? तो ये आपको पता है, ये राजस्थान के बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जोधपुर, श्रीगंगानगर से होकर गुजरती है। और पंजाब में ब्यास और सतलज नदी के संगम जो है हरिके बैराज, वहीं से इसको निकाला गया है। अगला है 48 नंबर कि निम्न से कौन सी गैस हीमोग्लोबिन के साथ अत्यधिक उच्च बंधुता दर्शाती है? तो 48 का क्या आंसर हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होगा ना, CO। इसी के कारण दम घोटू गैस भी इसको कहते हैं। ये हीमोग्लोबिन के साथ उच्च बंध बना लेती है, जिससे धीरे धीरे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लग जाती है। ओके, अगला है 49 नंबर कि किस विटामिन को नियासिन भी कहा जाता है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा विटामिन B3 को नियासिन कहा जाता है। विटामिन B1 को थायमिन, B2 को राइबोफ्लेविन, B3 को नियासिन या निकेटिमाइड भी कहते हैं, और B6 को पायरीडिऑक्सिन भी कहा जाता है। निम्न से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन। तो 50 का आंसर हो जाएगा ए, विटामिन का भी निर्माण कभी भी हमारे शरीर में नहीं होता। विटामिन ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला है निम्न कथन में विचार करें, गलत कथन का चयन करना है। तो 51 का क्या आंसर हो जाएगा, मैं डायरेक्ट कथन बताऊंगा, आपको इसका सही आपको ढूंढना है वीडियो पॉज करके। तो इसका है कि डी, रक्त समूह की खोज विलियम हार्वे ने की थी, यहाँ पर गलत दिया हुआ है। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडरस्टीनर ने की थी। 52 निम्न से किस रोग की पहचान के लिए BMD परीक्षण किया जाता है? तो 52 का क्या आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा कि अस्थि की भंगुरता को पहचान के लिए बोन मिनरल डेंसिटी का परीक्षण किया जाता है। बोन मिनरल डेंसिटी इसका फुल फॉर्म होता है, और आपकी हड्डी के लिए इसका जांच किया जाता है। बैक्टीरिया, और इधर आविष्कारक दिए हुए हैं, इधर आविष्कार इधर का आविष्कारक दिए हुए हैं। तो बैक्टीरिया के किसने किया था, ल्यूवेनहॉक ने किया था, तो 1 का 2 हो जाएगा ल्यूवेनहॉक। हृदय प्रत्यारोपण के किसने किया था, क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था, तो बी का 1 हो जाएगा। प्राकृतिक वरण का किसने किया था, तो यहाँ पर दिया हुआ है इसमें कि प्राकृतिक वरण का ना अर्नेस्ट हैकल दिया हुआ है। ओके, पुनरावर्तन सिद्धांत किसके दिया हुआ है, सॉरी अर्नेस्ट हैकल जो है वो हो जाएगा पुनरावर्तन का सिद्धांत। हृदय क्रिश्चियन बर्नार्ड, बैक्टीरिया का ल्यूवेनहॉक, और प्राकृतिक वरण का चार्ल्स डार्विन दिया हुआ है। ओके, ये मैच हो गया हमारा, इसको मैच कर लेना आप लोग इसमें। जैसे 53 का आंसर दिया हुआ है बी। ओके, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। शरीर का तापक्रम निम्न से किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। रक्त में अम्लीयता बढ़ने से हृदय की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो 55 का क्या आंसर हो जाएगा, हृदय की गति बढ़ जाती है रक्त में अम्लीयता बढ़ने से। अगला है हृदय की धड़कन का नियंत्रण निम्न से किस हार्मोन के द्वारा होता है? तो 56 का क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर दिया हुआ है ई, यानी कि थायरॉक्सिन एवं एड्रिनल, ये दोनों ही स्वतंत्र रूप से हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाले हार्मोन हैं, थायरॉक्सिन और एड्रिनल। अगला है आधुनिक वर्गीकरण, टैक्सोनॉमी का पिता किसको कहा जाता है? तो लीनियस को कहा जाता है, लीनियस को। इनकी पुस्तक का क्या नाम था, सिस्टेमा नेचुरल। ओके, निम्न से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ये पूछा है। रेशम कीट पालन सेरीकल्चर दिया हुआ है। उसके बाद से
मधुमक्खी पालन एपीकल्चर दिया हुआ है। कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी दिया हुआ है, तीनों ही सही है। शैवालों का अध्ययन माइकोलॉजी दिया हुआ है। ओके, तो शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी कहलाता है, ना कि माइकोलॉजी। तो 58 का आंसर डी हो जाएगा। और मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? बताओ जल्दी मुझे। इकोथोलॉजी कहलाता है। अगला है 59 नंबर, जीव द्रव्य में निम्न से कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो 59 का क्या आंसर हो जाएगा? ऑक्सीजन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, ऑक्सीजन। ये आंसर हो जाएगा 59 का। ऑक्सीजन 76% होता है, कार्बन जो होता है वो 10.5%, हाइड्रोजन 10% और नाइट्रोजन 2.5%। क्वेश्चन टफ लग रहे होंगे आपको, मुझे पता है। नाशपाती का खाए जाने वाला भाग क्या कहलाता है? 60 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, पुष्पासन कहलाता है। बादल कोहरा किस कोलाइडी विलियन के अंतर्गत आते हैं? बादल और कोहरा की बात कर रहा है। तो 61 का क्या आंसर हो जाएगा? 61 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि द्रव एरोसोल के तहत आते हैं बादल और जो कोहरा होते हैं वो। शरीर के किस स्थान पर मामूली कट जाने पर रक्त संदन का निम्न से किसका प्रयोग किया जाता है? रक्त संदन के लिए निम्न से किसका प्रयोग किया जाता है ना? जो रक्त होता है उसको रोकने के लिए। तो 62 का क्या आंसर हो जाएगा? 62 का आंसर हो जाएगा ई दिया हुआ है, यानी कि शरीर के किसी स्थान पर मामूली कट जाने पर बहते खून को रोकने के लिए फिटकिरी, उसके अलावा फेरिक क्लोराइड बी। ए और बी दोनों ही दिया हुआ है। और फिटकिरी में एल्यूमिनियम आयन और फेरिक क्लोराइड में फेरस आयन धनायन होते हैं, और इसलिए क्या होता है कि ये रक्त के रेनायन कण से मिलकर रक्त को रोक देते हैं। तो इसका आंसर ए और बी दोनों ही हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर ई होगा। विद्युत बल्ब बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का उपयोग किया जाता है? तो 63 का क्या आंसर हो जाएगा? फिलंट कांच का उपयोग किया जाता है। इस तरह क्वेश्चन खूब पूछा जाता है कि जैसे खिड़की के कांच में कौन सा कांच यूज करते हैं, या विद्युत बल्ब बनाने के लिए कौन सा यूज करते हैं, चश्मा बनाने के लिए किस तरह का यूज किया जाता है, ये सब पूछा जाता है। यदि दूध से क्रीम को अलग कर दिया जाए तो उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो 64 का आंसर हो जाएगा ए, घनत्व बढ़ जाता है। ओके, निम्न से किस धातु का संरक्षण नहीं होता, संक्षारण नहीं होता? 65 का क्या आंसर हो जाएगा? 65 का आंसर हो जाएगा ई, यानी कि इसमें से सोना और प्लेटिनम जो होते हैं इनका संक्षारण नहीं होता, जंग नहीं लगता, मूल रूप से ये कह रहा है। मांसपेशियों में किस अम्ल की अधिकता के कारण थकान का अनुभव होता है? तो 66 का आंसर हो जाएगा लैक्टिक एसिड जब बढ़ जाता है ना मांसपेशियों में, तो थकान का अनुभव होने लग जाता है। दांतों का इनेमल निम्न से किसका बना होता है? 67 का क्या आंसर हो जाएगा? ये कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। ओके, दांतों का ऊपरी परत जो होता है उसको इनेमल कहा जाता है, बहुत ही ठोस पदार्थ होता है, ये कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से बेमेल जोड़े की पहचान करें। सोडियम चिली सॉल्टपीटर, टिन केसिटाइड, तांबा क्यूपराइट, निकेल नीलेराइट। तो 68 का क्या आंसर हो जाएगा? 68 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि निकेल नीलेराइट। ये यहाँ पर निकेल का क्या होता है? मिलेराइट। ओके, मिलेराइट होता है। अयस्क पूछ रहा है ये अलग अलग, निकेल का नीलेराइट नहीं मिलेराइट होता है, मिलेराइट। ओके, बाकी सारे सही थे। रसोई गैस मुख्यतः किसका मिश्रण होता है? 69 का क्या आंसर हो जाएगा? ये 67वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ब्यूटेन और प्रोपेन का। प्राकृतिक रबर को वल्कीकरण करने हेतु निम्नलिखित में से किसके साथ मिलाकर गर्म किया जाता है? तो 70 का आंसर क्या हो जाएगा? सल्फर के साथ मिलाकर गर्म किया जाता है वल्कीकरण करने के लिए। अगला है प्राथमिक इंद्रधनुष में अंदर की तरफ कौन सा रंग होता है? प्राथमिक और द्वितीयक दो इंद्रधनुष होते हैं। 71 का आंसर हो जाएगा इसमें अंदर की तरफ बैगनी होता है और बाहर की तरफ लाल होगा, और इसका ठीक उल्टा हो जाएगा दूसरे वाले में। ओके, निम्नलिखित किसका प्रयोग रेक्टिफायर के रूप में किया जाता है? तो रेक्टिफायर की बात कर रहा है, तो 72 का आंसर हो जाएगा डायोड बल्ब का यूज किया जाता है रेक्टिफायर के रूप में। नाभिकीय रिएक्टर में किसका प्रयोग नियंत्रक छड़ के रूप में किया जाता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। 73 का क्या आंसर हो जाएगा? 73 का आंसर इसमें से हो जाएगा ई, यानी कि रिएक्टर में नियंत्रक के रूप में कैडमियम या बोरॉन का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर कैडमियम और बोरॉन दोनों ही हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा। और शीतलक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो भारी जल का उपयोग किया जाता है, और कभी कभी तो ग्रेफाइट के छड़ का भी उपयोग किया जाता है। ओके, इसकी सहायता से नाभिक के विखंडन के दौरान निकलने वाले 3 नए न्यूट्रॉन में से 2 को अवशोषित कर लिया जाता है ये छड़ के द्वारा, और एक जो बचता है उसी से फिर अगला रिएक्शन बनता है। अगर ये नहीं होंगे तो जो रिएक्शन होगा ना वो रिएक्शन अनकंट्रोल हो जाएगा, और फिर वो बम का काम करने लग जाएगा रिएक्टर। तो 74 नंबर का क्वेश्चन है कि खोज और उसके वैज्ञानिक को आपको मैच करना है। तो क्वांटम सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो मैक प्लांट हो जाएगा, ए का 3 हो जाएगा। मैक प्लांट जो है प्लांक, उसी ने क्वांटम सिद्धांत की खोज की है। क्वांटम सिद्धांत की खोज की है मैक्स प्लांट ने। एक्सरे की खोज किसने की है? तो रॉन्टजन ने की है। ट्रायोड बल्ब का किसने खोजा था? तो लीडी फॉरेस्ट ने खोजा है।
और सापेक्षता का सिद्धांत तो अल्बर्ट आइंस्टीन जी हैं, इसको ज़रूर ध्यान में रखना। अब इसको आप खुद से मैच कर लेना। 74 का आंसर वैसे दिया हुआ है ए। 75 नंबर क्वेश्चन है कि कटे हीरे की चमक का प्रमुख कारण क्या होता है? तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो होता है उसी के कारण कटा हुआ हीरा है वो चमकता है, या ऑप्टिकल फाइबर में संचार संभव हो पाता है। अब सत्य नहीं है ये आपको बताना है। अगले क्वेश्चन में 76 में, निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखती है। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है ना, निकट की वस्तु जो होती है वो स्पष्ट दिखती है, ये तो सही है। दूर दृष्टि दोष में निकट की वस्तु नहीं दिखती है, तो दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि जो दूर की वस्तु होती है वो स्पष्ट दिखती है, निकट की नहीं दिखती है, तो ये भी सही है। रेटिना की तुलना परंपरागत कैमरे या फिल्म से की जाती है। स्पष्ट के देखने के लिए 25 सेंटीमीटर जरूरी होता है दूरी किसी भी चीज़ से, तो इसका आंसर ई हो जाएगा कि सारे ही कथन सत्य हैं, एक भी असत्य इसमें से नहीं है। अगला है कि एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण का स्तर कितना होता है? तो 77 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, 45 डेसिबल होता है। 78 नंबर पर कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को निर्देशित करता है क्या? तो 40 जो है एक तो डीपीएस का भाग है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट जो होता है, और इसमें क्या है तो ग्राम पंचायतों गठन के संबंध में इसमें चर्चा किया गया है आर्टिकल 40 में। ओके, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 79 पर कि संविधान ने किस या किन अनुच्छेदों में राज्य को परिभाषित किया गया है? तो आपको पता ही है आर्टिकल 12 में किया गया है, भाग 3 के लिए यानी कि मूल अधिकार के लिए किया गया है आर्टिकल 12 में, और आर्टिकल 36 में किया गया है भाग 4 के लिए यानी कि डीपीएस के लिए जो राज्य को परिभाषित किया गया है वो आर्टिकल 36 में किया गया। तो 79 का आंसर ई हो जाएगा। अगला है कि संविधान के भाग 4 के क अनुच्छेद 51 क के तहत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? ये पूछा है आपसे। चुनाव में मतदान करना, वैज्ञानिक वृत्ति का विकास करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, संविधान के आदर्शों का सम्मान करना। 80 का क्या आंसर हो जाएगा? चुनाव में मतदान करना कोई मौलिक कर्तव्य में शामिल नहीं है। और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको शामिल किया गया था संविधान में। यूएसएसआर के संविधान से हमने इसको लिया है मौलिक कर्तव्य को। स्वर्ण सिंह समिति जो है उसके अनुशंसा के आधार पर इसको शामिल किया गया था। डैश का अर्थ है कि दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि को कम कर देना। 81 का क्या आंसर हो जाएगा? इसको परिहार कहा जाता है। ओके, परिहार कहा जाता है। और आर्टिकल 72 के तहत क्षमादान देने की संवैधानिक शक्ति होती है राष्ट्रपति जी की। ओके, तो उसी के तहत ये सब अलग अलग आते हैं, परिहार, लघुकरण, विराम, क्षमा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संवैधानिक पदाधिकारियों के समान वरीयता अनुक्रम को इंगित करता है? संवैधानिक पदाधिकारियों के समान वरीयता अनुक्रम को इंगित करता है, तो इसमें से कौन सा है जो समान है? ये पूछा है आपसे। तो भूतपूर्व राष्ट्रपति और वर्तमान उप प्रधानमंत्री जो होते हैं इनकी जो होती है ना वो समान होती है क्या बोलते हैं, वरीयता अनुक्रम। वरीयता अनुक्रम का पूरा लिस्ट बना हुआ है जिसको आपको कम से कम 10 तक के तो ध्यान में रखना ही चाहिए। हर बार एक आध क्वेश्चन इससे टकराते हैं, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। भूतपूर्व राष्ट्रपति और वर्तमान का उप प्रधानमंत्री का पद जो होता है वो वरीयता अनुक्रम में समान होता है। नेक्स्ट है, निम्न से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक प्रस्थिति प्रदान की गई थी? और अभी सहकारी मंत्रालय भी बनाया गया है जो अमित शाह जी के अंदर में है। तो 83 का क्या आंसर हो जाएगा? 97 संविधान संशोधन 2011 में इसको शामिल किया गया सहकारी समितियों को। आर्टिकल 19 के तहत शामिल किया गया, मौलिक अधिकार का भाग है। उससे पहले क्या था? ये डीपीएस में तो भाग है ही। आर्टिकल 43 का ख में है, सहकारी समिति की बात की गई है। अगले पर चलते हैं 84 नंबर पर, राष्ट्रीय ध्वज फहराना नागरिकों का मूल अधिकार घोषित किया गया था। कौन सा विवाद में पूछा है? तो नवीन जिंदल बनाम उत्तर प्रदेश विवाद जो था इसी में सबसे पहली बार किया गया था 2004 में। ओके, उसके अलावा अगर आपसे पूछे तो 2004 यही है मूल रूप से। इसका आंसर सी हो जाएगा, नवीन जिंदल बनाम उत्तर प्रदेश है। और आर्टिकल 19 के तहत 19(1)(a) के तहत जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसमें शामिल है राष्ट्रीय ध्वज फहराना। प्रत्यापर्न एक्स्ट्राडिशन संबंधित है किससे? 85 का क्या आंसर हो जाएगा? ये संघ सूची से संबंधित है। प्रत्यापर्न दो राष्ट्रों के बीच वैसे समझौते या संधि को कहा जाता है जिसके तहत दो राष्ट्र एक दूसरे के भगोड़ा अपराधियों को सौंपने का करार करते हैं। ओके, तो संघ सूची से संबंधित है। 86 है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 371 का संबंध किस राज्य के विशेष उपबंध से है? तो देखो 371 का संबंध किससे था? तो जम्मू कश्मीर से था। 371 क का संबंध है नागालैंड से है। इसी तरह से अलग अलग जो 371 के प्रावधान है ना उससे अलग अलग राज्य संबंधित हैं, विशेष राज्य कुछ हैं। ओके, तो ये पूछा है 371 का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध है मणिपुर से। ओके, मणिपुर से संबंधित है इसका।
371 सी का आपको याद होना चाहिए। 371 में जितने हैं सारे, क्योंकि हर साल इससे एक आध क्वेश्चन हर 2 साल पर एक पूछता ही है। त्रिशंकु सांसद का क्या तात्पर्य है? 87 का क्या आंसर हो जाएगा? संसद में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलता है, उसको त्रिशंकु सांसद कहते हैं। यूपीएससी अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है किसको? तो 88 का क्या आंसर हो जाएगा? देखो, यूपीएससी हो, कैग हो, चुनाव आयोग हो, ये सब अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसके पास जमा करते हैं? तो राष्ट्रपति जी के पास जमा करते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निषेध तत्वों को निम्न में से किस देश के संविधान से प्रेरित होकर गहन किया गया है? डीपीएस की बात कर रहा है। आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक है डीपीएस पूरा। तो उसमें आयरलैंड से हमने ये चीज़ ग्रहण किया है, आयरलैंड के संविधान से। भारतीय संविधान के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा देश शासन के लिए आधारभूत है? संविधान के आधार पर निम्नलिखित कौन देश शासन के लिए आधारभूत है? देश के शासन के लिए बड़ा ही खराब तरीके से इन्होंने क्वेश्चन फ्रेम किया है। कौन देश के शासन के लिए मूल चीज़ है? तो 90 का क्या हो जाएगा? इसमें दिया हुआ है कि नीति निषेध तत्व दिया हुआ है कि ये देश के शासन के लिए आधारभूत है, नीति निषेध तत्व दिया हुआ है। ओके, 90 का आंसर बी होगा। अगले पर चलते हैं 91 पर। एस्किमो कनाडा, मसाई अरब, वेदास श्रीलंका, बोडो ब्राज़ील। तो 91 का क्या आंसर हो जाएगा? मसाई जो है कौन से असत्य जोड़े की पहचान करने के लिए बोला है? इसमें बोला है कि जो मसाई हैं वो अरब में नहीं रहते हैं। मसाई लोग अफ्रीका के निवासी हैं मूल रूप से, है ना, केन्या के निवासी हैं। मसाई का मैदान भी है वहाँ पर, तो केन्या के निवासी हैं मसाई। और अरब में कौन रहते हैं? तो बद्दू रहते हैं, है ना, अलग अलग ट्राइब्स हैं ये। तनामी मरुस्थल किस देश में स्थित है? 92 का क्या आंसर हो जाएगा? ये ऑस्ट्रेलिया में है। ओके, अगला है निम्नलिखित में से किस हवा को गिनी के तट पर डॉक्टर विंड के नाम से जाना जाता है? जो गिनी है वहाँ पर जाना जाता है, और ये सूखी हवा होती है, गर्म हवा टाइप की होती है, लेकिन वहाँ के आर्द्र मौसम में, विषुवत के आसपास का है ये हवा, तो वहाँ के आर्द्र मौसम में जब सूखे तरीके की हवा चलती है तो बहुत ही सुंदर वहाँ पर वातावरण तैयार करती है। तो कौन सी हवा है ये? तो 93 का हो जाएगा, हरमट्टन कहा जाता है इसको। सहारा रेगिस्तान से उत्तर पूर्वी दिशा में चलने वाली गर्म और शुष्क हवा है। यह पवन सहारा से गिनी तट की ओर बहती है और इसको डॉक्टर विंड कहा जाता है। कोको जल संधि द्वारा आपस में जुड़े हुए देश कौन से हैं? तो 94 का आंसर हो जाएगा, अंडमान और कोको द्वीप जो है वो जुड़ा हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। ट्रक फार्मिंग का संबंध निम्न से किसकी खेती से नहीं है? ये पूछा है आपसे। तो 95 का आंसर हो जाएगा डी, गेहूं की खेती से नहीं है। बाकी सब्जी, फल और फूल, ये तीनों की फार्मिंग होती है ट्रक पर, उसी को ट्रक फार्मिंग कहते हैं। और इस विधि का प्रयोग ज़्यादातर कहाँ पर किया जाता है? अमेरिका वगैरह में किया जाता है। गेहूं की अच्छी खेती के लिए निम्न से कौन सा परिस्थिति समुच्चय आवश्यक है? तो इस तरह क्वेश्चन यूपीएससी में भी खूब पूछता है कि इसकी खेती के लिए कौन सा वातावरण चाहिए हमें। इसका क्या आंसर हो जाएगा? मध्यम ताप और मध्यम वर्षा चाहिए गेहूं की खेती के लिए। एक्चुअली पकते समय उच्च ताप चाहिए, है ना, जब लगा रहे हैं तब मध्यम ताप चाहिए और मध्यम वर्षा चाहिए। ठंड के मौसम में जब पूर्वी विक्षोभ के कारण हल्की वर्षा होती है तो गेहूं के लिए बड़ा ही फायदा कारक होती है। व्हीलर द्वीप का विकास निम्नलिखित किस नदी के मुहाने पर हुआ है? तो 97 का आंसर क्या हो जाएगा? ब्रह्मणी नदी के मुहाने पर हुआ है, उड़ीसा के तट पर। और यहाँ पर भारत का मिसाइल परीक्षण केंद्र है और इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? एपीजे कलाम द्वीप कर दिया गया है। लाल मृदा का लाल रंग किसके कारण होता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो लौह यौगिकों के कारण इसका रंग लाल होता है। छोटा नागपुर पठार के मुख्य रूप से ये मिट्टी पाई जाती है, आप सभी को पता होगा। बिष्ट दोआब किन दो नदियों के बीच में है? बहुत ही आसान क्वेश्चन। तो ब्यास और सतलज के बीच में जो है उसको बिष्ट दोआब कहते हैं, है ना। झेलम और चिनाब के बीच में कौन सा है? तो चज दोआब। ओके, रचना किसके बीच में है? तो रावी और चिनाब के बीच में जो है उसको रचना दोआब कहते हैं। 5 दोआब मिलकर पंजाब बनता है ना, पंच आब, तो पंजाब बनता है। वो पांचों आपको याद होने चाहिए। भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा सैलों का निर्माण हुआ है। तो 100 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका हो जाएगा क्रिटेशियस युग में उसका निर्माण हुआ है। रिहंद परियोजना निम्नलिखित किस राज्य में स्थित है? 101 का आंसर क्या हो जाएगा? 101 का आंसर दिया हुआ है यहाँ पर। रिहंद परियोजना जो है ये यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। ओके, बर्दा पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? 102 का क्या आंसर हो जाएगा? 102 का हो जाएगा ये गुजरात में स्थित है, ए आंसर हो जाएगा इसका। ओके, गुजरात राज्य में स्थित है। गुजरात राज्य में स्थित पहाड़ियों मांडवी पहाड़ी, गेसार पहाड़ी और गिरी पहाड़ी आदि सब आती है। 103 निम्नलिखित कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? 130 का हो जाएगा लिम्पोपो नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है, और कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी कर्क रेखा को भी 2 बार काटती है। गतिक संकल्पना या विषुवतीय पछुआ पवन का सिद्धांत किसने दिया था? विषुवतीय पछुआ पवन जो चलती है, तो 104 का आंसर हो जाएगा फ्लोन ने दिया था इस सिद्धांत को।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड कहाँ पर स्थित है। तो 105 का आंसर हो जाएगा ये नागपुर में स्थित है। खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड जो है ये नागपुर में है। केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान जो है ये धनबाद में है। राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला जमशेदपुर में है और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ये उदयपुर में है। निम्नलिखित कौन बिहार का राजकीय वृक्ष है। तो सबको पता होगा 106 का आंसर क्या हो जाएगा। 106 का आंसर हो जाएगा पीपल। पीपल के नीचे बुद्ध भगवान एक्चुअली में रहते हैं। ओके, तो पीपल ही है, लेकिन वो बुद्ध भगवान वाला तो राजकीय चिन्ह है, तो ये पीपल ही है। ओके, पीपल है राजकीय वृक्ष। बिहार का वह जिला जिसकी सीमा नेपाल उत्तर प्रदेश दोनों से लगती है। बहुत ही आसान क्वेश्चन। 107 का आंसर क्या हो जाएगा। पश्चिमी चंपारण। 108 पर चलते हैं कि मृदा संरक्षण हेतु निम्न से कौन सा उपाय किया जाता है। 108 का आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा कि पड़ती भूमि पर घास और पेड़ पौधे लगाकर ये भी हो जाएगा। अतिचारण पर नियंत्रण हो जाएगा। वृक्षारोपण के माध्यम से भी हो जाएगा। फसल चक्र की प्रक्रिया द्वारा भी हो जाएगा। इसका आंसर ई हो जाएगा। कशिश वाटरफॉल किस जिले में स्थित है। 109 का क्या आंसर हो जाएगा। ये रोहतास जिले में स्थित है। कशिश वाटरफॉल रोहतास में है। ओके, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में तंबाकू कृषि नहीं की जाती है। तो 110 का क्या आंसर हो जाएगा। बक्सर जिले में तंबाकू कृषि नहीं होती, बाकी इन तीनों जिले में तंबाकू कृषि होती है। आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना सेहत योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला कौन बना है। तो 111 का आंसर हो जाएगा सांबा जिला जम्मू कश्मीर बना है। भारत का पहला 100% पंजीकरण है वहाँ पर आयुष्मान भारत के तहत। अगला है भारत का कौन सा शहर देश का प्रथम वैक्यूम आधारित सीवर वाला शहर बन गया है। जो सीवर होता है उसको वैक्यूम आधारित बनाया गया है ताकि उसकी सफाई आसानी से की जा सके। तो ये शहर है आगरा। 112 का आंसर डी हो जाएगा। 113 नंबर है सभी ग्राम पंचायतों में सामुदायिक पुस्तकालय स्थापित करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बन गया है। सभी ग्राम पंचायतों में सामुदायिक पुस्तकालय स्थापित किया है। तो आप सब इस जिले का नाम जानते होंगे। यह है जमतारा, झारखंड में। जमतारा वेब सीरीज भी देखा होगा। अगला है 114 की खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन जून 2022 में किस राज्य में किया गया। 114 का आंसर हो जाएगा ये हरियाणा में किया गया। अगला है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स परियोजना को पूरा करने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक सलाहकार परिषद का गठन किया गया है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो नंदन नीलेकनी है, इनकी अध्यक्षता में ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के लिए एक परिषद का गठन किया गया। नंदन नीलेकनी ये इन्फोसिस के पूर्व CEO हैं। इन्फोसिस के संस्थापक में भी रहे हैं ये नंदन नीलेकनी। आधार जो है आधार बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। अगला है जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट प्रमाणन योजना के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। ये पूछा है आपसे। जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट ये प्रमाणन योजना के उद्देश्य में निम्न से कौन सा शामिल नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा बाजार को सीमित करना। ये इस उद्देश्य इस योजना का भाग नहीं है। अप्रैल 2022 में इसको लॉन्च किया गया है। और वेस्टेज को कम करना, पर्यावरण संरक्षण और प्रोत्साहन, ऊर्जा की बचत, ये तीनों ही इस योजना के अंग हैं। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 लागूकरण की अवधि क्या है। 117 का आंसर हो जाएगा 2021 से 2026 तक के लिए इसको लागू किया गया है। सेमीकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया है। 118 का क्या आंसर हो जाएगा। इसका आयोजन बेंगलुरु में किया गया है। इसका आंसर बेंगलुरु हो जाएगा बी। भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन युक्त इलेक्ट्रिक पोत का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया जा रहा है। 119 का आंसर क्या हो जाएगा। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड जो है उसके द्वारा किया जा रहा है। ओके, 120 है कि जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन GITO कनेक्ट 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया। 120 का आंसर क्या हो जाएगा। पुणे में इसका आयोजन किया गया। देश का प्रथम हाई स्पीड ट्रेन का निर्माण किस कंपनी ने किया है। 121 का क्या आंसर हो जाएगा। बी अल्स्टोम ने किया है। अल्स्टोम ने किया है देश की पहली हाई स्पीड ट्रेन का निर्माण। हाल ही भारत सरकार ने किस स्वतंत्रता सेनानी के 100वें वर्षगांठ पर 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी करने की घोषणा की है। 122 का आंसर क्या हो जाएगा। जवाहरलाल दादरा हैं, इनके जो 100वीं वर्षगांठ पर 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया गया है। जवाहरलाल दादरा का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो सिक्का जारी किया गया है और इसमें नहीं दिया हुआ है इनके बारे में। ओके, अगले वीडियो में ज़रूर बता दूंगा आपको। एक बार आप लोग सर्च ज़रूर करना इनके बारे में। 2021-22 के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान कितना है। 2021-22 की बात कर रहा है। 123 का क्या आंसर हो जाएगा। 314.51 मिलियन जो है ये अनुमान लगाया गया है, मिलियन टन की देश में खाद्यान्न का उत्पादन होगा। अगला है किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में नेचीफू सुरंग की खुदाई की जा रही है। 124 का क्या आंसर हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में इसकी खुदाई की जा रही है। BRO के द्वारा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इस दर्रे में 500 मीटर लंबी सुरंग का निर्माण कर रहा है।
क्या है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं तक सीधी पहुंच प्रदान करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया है? तो जो आशा स्वयंसेवक होते हैं उनको सम्मानित किया गया है WHO द्वारा उनकी स्वास्थ्य सुविधाओं में भागीदारी को लेकर। ग्रामीण क्षेत्रों में डायरेक्ट बेस रूट तक उनकी पहुँच जरूर होती है, इसीलिए आशा कार्यकर्ताओं को WHO ने सम्मानित किया है। 126 है कि किस राज्य में न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB ने अपना भारतीय क्षेत्रीय कार्यालय को लॉन्च करने की घोषणा की है? न्यू डेवलपमेंट किसका है? तो इसको ब्रिक्स बैंक भी कहते हैं। ब्रिक्स की द्वारा स्थापित बैंक है ये। 2015-16 में इसको स्थापित किया गया था NDB को, न्यू डेवलपमेंट बैंक को, और इसकी शाखा कहाँ पर स्थापित की जा रही है? तो गुजरात में। इसका मुख्यालय संघाई में है। अगला है कि महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने किससे ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर के मानद कमांडर की उपाधि प्रदान की है? इसका आंसर हो जाएगा सी, गुरु स्वामी कृष्णमूर्ति को प्रदान की गई है ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर के मानद कमांडर की उपाधि। पुलित्जर पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वाले 4 भारतीय शामिल हैं। किस भारतीय को मरणोपरांत यह पुरस्कार प्रदान कर रही घोषणा की गई? 4 लोगों को पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है, उसमें से एक है जिसको मरणोपरांत दिया गया है। 128 का कैंसिल हो जाएगा। दानिश सिद्दीकी हैं, इनको अफगानिस्तान में तालिबान ने गोली मार दी थी। अगला है मई 2022 में आसानी चक्रवात की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? इसका आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में इसका जन्म हुआ था। बंगाल की खाड़ी में ये चक्रवात का जन्म हुआ था, और बस यही है इसमें तो। और इसका नाम किसने दिया था आसानी? तो श्रीलंका ने रखा। किस राज्य में डाक विभाग ने पहली बार ड्रोन का उपयोग करके चिट्ठी को वितरित किया है, मेल को वितरित किया है? 130 का क्या आंसर हो जाएगा? बी, गुजरात में। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार देश में बाघों की वार्षिक वृद्धि दर कितनी प्रदर्शित की गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जरूर याद रखना है इसको। 131 का क्या आंसर हो जाएगा? बी, 6% जो है वो बाघों की वार्षिक वृद्धि दर है अपने भारत में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बाघों की सबसे अधिक संख्या किस राज्य में है? तो MP में है, उसके बाद कर्नाटक, उसके बाद उत्तराखंड। 132 है कि द्रौपदी मुर्मू ने 2015 से 2021 के बीच किस राज्य के 9वें राज्यपाल के रूप में कार्य किया था? 132 का क्या आंसर हो जाएगा? ये झारखंड की राज्यपाल रही थी 2015 से 2021 के बीच। संथाली ट्राइब से बिलोंग करती हैं। 68वें राष्ट्रपति फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सोरराई पोट्टू जो है, इस फिल्म ने अंतर्राष्ट्रीय बेस्ट फिल्म का पुरस्कार जीता है, सोरराई पोट्टू। और बेस्ट अभिनेता किसको मिला है? सूर्या को मिला है, और सोरराई पोट्टू के लिए, और अजय देवगन को मिला है तान्हा जी के लिए। ओके, वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करना। अगला है भारत का पहला विश्व शांति केंद्र देश के किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 134 का। इसका आंसर हो जाएगा बी, गुरुगांव में स्थापित किया जा रहा है। अगला है मालदीव सरकार द्वारा किस भारतीय क्रिकेटर को स्पोर्ट आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 135 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका हो जाएगा सुरेश रैना को सम्मानित किया गया है। भारत में कौन सा राज्य बेहतर मृदा स्वास्थ्य के लिए कार्बन न्यूट्रल खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? इसका आंसर हो जाएगा इसका दिया हुआ है कि केरल देश का पहला राज्य बन गया जहां चुनिंदा जगहों पर कार्बन न्यूट्रल कृषि पद्धति को लागू किया गया है। तो सी आंसर हो जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किस देश के इतिहास में पहली बार महिलाओं की संख्या उस कुल जनसंख्या में पुरुषों से अधिक हो गई है? 137 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी कि बांग्लादेश में महिलाओं की संख्या कुल पुरुषों की संख्या से अधिक हो गई है वहाँ पर। 138 है किस देश ने 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन छोड़ने का फैसला ले लिया है? तो 138 का क्या आंसर हो जाएगा? 138 का हो जाएगा डी, रूस। रूस 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन कार्यक्रम जो है उससे बाहर हो जाएगा। 139 पर हम लोग पहुंच गए कि हाल ही में 5 और भारतीय आर्द्रभूमियों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि के रूप में रामसर मान्यता मिली है। इनमें से कौन सी आर्द्रभूमि तमिलनाडु में स्थित है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, 1, 4, 5 दिया हुआ है। करिकिली पक्षी अभयारण्य और साक्ष्य सागर नहीं, परिकरनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट और पिचवरम मैंग्रोव है। ये तीनों जो है 1, 4, 5 ये तीनों तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और आज के आखिरी क्वेश्चन पर हम लोग पहुंच गए हैं 140 नंबर पर कि जुलाई 2022 में आपूर्ति श्रृंखला संचालन प्रतिभा पूल बनाने के लिए किस कंपनी ने बिहार राज्य कौशल विकास मिशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? 140 का आंसर क्या हो जाएगा? कौन सी कंपनी है ये? तो ये फ्लिपकार्ट है, जो आपूर्ति श्रृंखला संचालन प्रतिभा पूल बनाने के लिए बिहार राज्य के साथ इस फ्लिपकार्ट कंपनी ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इसके बाद मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है जिसको आप लगा सकते हैं। 140 नंबर में से अपने स्कोर जरूर बताना, और अच्छे क्वेश्चंस हैं, बेहतरीन क्वेश्चन है, टफ लेवल के क्वेश्चन है, कठिन है क्वेश्चंस। ओके, तो अगर आपके 90 तक नंबर आ रहे हैं तो बहुत ही अच्छे कंडीशन में हैं आप। ओके, चलो, थैंक यू सो मच।